हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस को, राइट। तो केमिकल बॉन्डिंग का लेवल 1 का क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 10 to 120 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो 101 क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी शोन बाय द कंपाउंड इज। तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कहाँ पर किस कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे एनायन तो सेम है, क्लोराइड आयन है, और कैटायन जो है वो डिफरेंट है। तो कैटायन में आपका देखो ज़रा, ये सोडियम आयन है, ये एल्यूमिनियम आयन है, ये आपका सिलिकॉन है, और ये मरकरी है। तो अगर हम इनके ऑक्सीडाइज्ड स्टेट देखें तो ये भाई +4 में है, ये +3 में है, ये +2 में है, और ये +1 में है। ये तीनों तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, राइट। ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, राइट, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अगर आपका कंपाउंड जो है वो क्या है, कोवेलेंट है, तो इसमें कैटायन जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज़ का, और एनायन जो है वो होना चाहिए बिग साइज़ का, राइट। तो कैटायन छोटा, एनायन बड़ा। तो छोटा कैटायन जो है वो सिलिकॉन के पास है, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन उतना ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो कैटायन स्मॉल और एनायन बिग होना चाहिए। तो स्मॉल कैटायन जो है वो सिलिकॉन है, इसलिए SiCl4 जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। आगे बढ़ते हैं। CCl4 इज़ मोर कोवेलेंट देन LiCl बिकॉज ऑफ। तो देखो ज़रा, LiCl की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिथियम +1 में है, CCl4 की बात करें तो कार्बन जो है वो +4 में है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बनेगा, राइट। तो CCl4 में कैटायन जो है वो क्या है, स्मॉल है। इस कारण जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, राइट। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। देयर इज़ मोर पोलराइजेशन ऑफ क्लोरीन इन CCl4। तो चूँकि कार्बन जो है वो स्मॉल साइज़ का है, इस कारण क्लोराइड जो आयन है उसका पोलराइजेशन जो है वो इजीली हो जाएगा। तो इसका डिस्टॉर्शन जो है वो कार्बन +4 के द्वारा इजीली हो जाता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबल आयन इज। तो पोलराइजेबल आयन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एनायन की बात करनी है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन किस में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है ना। तो कैटायन कैसा होना चाहिए, तो कैटायन तो आपका होना चाहिए स्मॉल, और एनायन जो है होना चाहिए बिग, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एनायन बिग होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन उसमें होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट। तो ये तो हैलाइड हैं, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक है। इनमें से ये जो है वो बिग साइज़ का है, और ये जो है वो क्या है, स्मॉल साइज़ का है। तो अप टू डाउन जाने पे साइज़ जो है इंक्रीज़ होते हैं। तो निश्चित तौर पे आयोडाइड आयन जो है वो इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव जो है वो आपका हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। 104 जो है वो क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक पोटेंशियल द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन अ ग्रुप इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना, सोस रेटिक इरेगुलर चेंज, ठीक है ना। तो आपको इसमें जो है वो बताना है कि अगर आप किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक पोटेंशियल द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखो जरा, किसी भी ग्रुप में अगर हम जाते हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप में अगर हम जाओगे, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना, तो अप टू डाउन जाने पे आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है। तो अप टू डाउन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक पोटेंशियल द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन अ ग्रुप जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अप टू डाउन जाने पे आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आयोनिक बॉन्ड जो है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
105 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल नेसेसरी कंडीशंस टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या होती है, तो आपका अगर बॉन्ड कोवेलेंट है तो उसमें कैटायन जो है दैट इज स्मॉल साइज होना चाहिए और एनायन जो है वो, ठीक है ना, एनायन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो बिग साइज का होना चाहिए, राइट। तो बस यही एक कंडीशन है। तो स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर की यही कंडीशन है, कैटायन बहुत छोटा और एनायन जो है वो बहुत बड़ा, मतलब दूल्हा जो है वो छोटा साइज हो, नाटा हो, और दुल्हन जो है वो कैसी हो, दुल्हन जो है वो बिग साइज की हो, राइट, क्लियर है, और दूल्हा जो है वो नाटा हो, तो आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज मोस्ट आयोनिक, तो मोस्ट आयोनिक इनमें से कौन सा होगा, तो देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पे P2O5 की बात करें तो फॉस्फोरस +5 में है, क्रोमियम ऑक्साइड की बात करें तो क्रोमियम +6 में है, MnO में ये +2 में है, Mn2O7 में Mn+7 में है, राइट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालते कैसे हैं, तो देखो ज़रा, P2O5 की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस की हम X मान लेते हैं, ठीक है ना, इंटू 2 करोगे क्योंकि 2 फॉस्फोरस हैं, और ऑक्सीजन की -2 होती है, इंटू 5 करोगे, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक कंपाउंड के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो 2x - 10 = 0, तो 2x = प्लस का 10 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो, और x = जो हो जाए प्लस का 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। MnO की क्या होगी, Mn की x मानोगे, ऑक्सीजन -2 होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना होता है, 0 के इक्वल, तो x = प्लस का 2 हो जाएगा, राइट। CrO3 की निकालोगे तो CrO3, क्रोमियम की x, ऑक्सीजन की -2 इंटू 3, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस करोगे तो क्या होगा, ये 0 होता है, तो x = प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे हम जो है वो निकाल लेते हैं। Mn2O7 में Mn2O7, तो Mn की x मानोगे, इंटू 2 करोगे, ऑक्सीजन की -2 इंटू 7 करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, वो 0 होता है, दोनों को सम कर दिया, तो 2x - 14 = 0, तो x = ये प्लस का 14/2 दैट इज़ द +7, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो आ जाता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, राइट। तो विच इज़ मोस्ट आयनिक, तो आपका सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है वो ये होगा, तो नो, आयनिक कैरेक्टर ये नहीं होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल जो +3 में है, मेटल यहाँ पे +2, मेटल यहाँ पे +1 में है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट। तो आयनिक कैरेक्टर तो नहीं होने वाला ये। आयनिक कैरेक्टर अगर होता तो MCl में ज़्यादा होता, फिर MCl2 में होता, फिर MCl3 में होता, ऐसा ऑर्डर होता, ठीक है ना। पोलराइजेबिलिटी, कैटायन छोटा और एनायन बड़ा हो, तो देखो एनायन बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर, तो कैटायन स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज़ मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही स्मॉल साइज़ होगा कैटायन का, राइट। तो ये स्मॉल है और ये क्या है, बिग है। और कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कैटायन छोटा और एनायन जो है बड़ा हो, तो सही ऑर्डर आपको सभी मिल जाएंगे केवल फर्स्ट को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। 108, अकॉर्डिंग टू फजान रूल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको कि हम क्या बोलते हैं, दैट इज द आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयोनिक बॉन्ड के लिए, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड के लिए हमको क्या चाहिए, उल्टा, कैटायन जो है वो बिग हो और एनायन जो है वो स्मॉल हो, ठीक है, एनायन जो है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, क्लियर है। बस, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, लो पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन। नो, ये तो कोवेलेंट के लिए होता है।
सेकेंड देखते हैं लो पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज साइज ऑफ केटाइन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनायन, तो बस आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। केटाइन बिग और एनायन जो है स्मॉल साइज का हो तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यही हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट इज, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट जो है इनमें से कौन सा होगा, तो ऐसा कार्बोनेट जो कि क्या हो, डिकम्पोज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, राइट। ओके, तो देखो ज़रा, सारे कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनेट अगर हम देखें, देखो कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन अगर आपको देखना है, हमारे पास मेटल जो है वो हमारे पास कितने होते हैं, 84 मेटल होते हैं, राइट। तो 84 मेटल कार्बोनेट भी होंगे। तो 84 मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो देखो ज़रा, इस 84 मेटल कार्बोनेट को हम 3 जोन में जो है वो हम बांट लेंगे। 3 जोन मतलब आपको ABC में बांट लो, A, B एंड ये C, ठीक है। अब A में आपको रखना है, कार्बोनेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 3 मेटल आएंगे, तो इनके ही कार्बोनेट आएंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। और C में जो है वो आपके यहाँ भी आपके 4 आते हैं, कौन कौन से, सिल्वर कार्बोनेट, मरकरी कार्बोनेट, ठीक है, और आपका गोल्ड कार्बोनेट एंड प्लेटिनम कार्बोनेट, ठीक है ना। गोल्ड एंड प्लेटिनम तो इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाते नहीं हैं, तो आप लिख लो गोल्ड एंड प्लेटिनम इनके कार्बोनेट, ठीक है, ये ज़्यादा कंपाउंड बनाते नहीं हैं। बाकी जितने बचे मेटल हैं वो सब आप इसमें ले आओ, ठीक है ना। तो भाई ये वाले कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनेट यही होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है ना, आपने सोडियम कार्बोनेट लिया और आप इसको हीट करोगे तो डू नॉट डिकम्पोज, ठीक है ना, डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन इनके कार्बोनेट जैसे कि लिथियम है, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जितने भी कार्बोनेट हैं सब इसी कैटेगरी के कार्बोनेट हैं। तो ये कार्बोनेट डिकम्पोज होंगे, जैसे CaCO3 डिकम्पोज होता है तो क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनता है एंड CO2 गैस निकलती है। तो ये सारे के सारे कार्बोनेट जो है, इसमें आपका टिन कार्बोनेट, इसमें आपका लेड कार्बोनेट, इसमें आपका बेरियम कार्बोनेट, इसमें आपका बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें आपका एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत आपको जो भी नाम याद आते जाए, जिंक कार्बोनेट, जो भी नाम आपको याद आते जाए सब लिख देना, राइट। तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ज़रा, CO3 जो है वो हमारा कैसा होता है, दैट इज द बिग एनायन। तो बिग कैटायन जो है वो क्या होता है, इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो बेरियम कार्बोनेट जो है वो कैसा होगा, आपका स्टेबल कार्बोनेट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि बिग कैटायन बिग एनायन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। बिग कैटायन के साथ बिग एनायन स्टेबलाइज होता है, उसकी लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एन ऑक्साइड ऑफ ऑन हीटिंग, तो इनमें से कौन सा जो है वो हीटिंग पे ऑक्साइड नहीं देता है, तो भाई अभी हमने बताया था ये वाला नहीं देगा। देखो, इनके कार्बोनेट को हीट करोगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे, इनके कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या देगा, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। अगर ये कार्बोनेट अगर डिकम्पोज करते हो HgCO3 तो हीट करोगे तो क्या देगा, मेटल देगा, ऑक्साइड नहीं देगा, मेटल देगा, CO2 देगा एंड ऑक्सीजन गैस देगा। क्लियर है, तो बैलेंस कर लेना भाई अपने आप से, ठीक है ना। तो भाई कौन सा डिकम्पोज नहीं होता, तो पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये एक कैटेगरी का जो है वो आपका कार्बोनेट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इनमें से कौन सा जो है वो हीटिंग पे जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, लिथियम एंड, देखो जरा, अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 92 मेटल होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो 92 मेटल हाइड्रोक्साइड भी होंगे, तो 92 मेटल हाइड्रोक्साइड को हम वही 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ABC, ठीक है। अब इसमें तो आपके हाइड्रोक्साइड कौन से हैं, बस वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है वही। और सी में वही हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मरकरी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बाकी प्लेटिनम एंड गोल्ड हाइड्रोक्साइड भी होंगे, इनके कंपाउंड बनते नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो बचे मेटल हैं वो सब यहाँ ले आओ, लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका, ठीक है, फिर टिन हाइड्रोक्साइड, फिर आपका लेड हाइड्रोक्साइड, जो भी याद आते जाए, जिंक हाइड्रोक्साइड, आपको जो भी याद आते जाए सब रखते जाओ यहाँ पे। तो ये वाले हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ही इसमें डिकम्पोज होगा। क्या बनाएगा? तो लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करोगे, इनमें से कोई भी हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है एंड H2O बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड H2O बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करोगे, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इसको अगर डिकम्पोज करोगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड को तो मेटल बनेगा, वाटर बनेगा एंड ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका बनेगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस अच्छे से कर लो, ये 4 करोगे तो 2H2O हो जाएगा एंड O2 बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? ओके। तो ऐसे जो है वो डिकम्पोज होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग, तो मेटल ऑक्साइड देगा हीटिंग पे, तो आपको बताना है। देखो ज़रा, अब तो आप सीख गए होंगे। ये आपका जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है Na2CO3, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये डिकम्पोज नहीं होता है। लिथियम कार्बोनेट जो है अगर आप हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड एंड CO2 देता है, ठीक है। और पोटेशियम सल्फेट हीट करोगे तो ये भी डिकम्पोज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये E कैटेगरी का जो है वो लिथियम, सॉरी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है ना, जो हम 3 कैटेगरी बांटे थी ना उसका है, इसलिए डिकम्पोज। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2 में। क्लियर है? तो ये हमारा जो है वो ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो आपको बताना है क्या होगा। तो भाई देखो जरा, ये कार्बोनेट तो डिकम्पोज होते नहीं हैं और ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये तो सबसे कम अनस्टेबल होगा। और इनमें से देखते हैं कार्बोनेट जो है ये इसका साइज़ जो है वो कैसा होता है? बिग। तो बिग साइज़ के लिए हमें जो है वो कैटायन जो है वो चाहिए कैसा? बिग। तो सोडियम पोटेशियम में किसका साइज़ ज़्यादा होता है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम के साथ ये स्टेबल होगा, राइट। तो बस आपका जो है वो 1, 3 एंड 2, तो 1, 3 एंड 2, तो आपका स्टेबिलिटी में आपका पोटेशियम कार्बोनेट आ जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा एंड लास्ट में MgCO3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पे, ये MgO एंड CO2 दे देता है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। हीट करोगे तो डू नॉट डिकम्पोज, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होंगे। तो देखो नाइट्रेट भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं। हमारे पास 92 मेटल होते हैं, तो 92 मेटल नाइट्रेट भी होंगे। तो इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। ए, इसमें हमको पता है क्या क्या लेना है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, रुबिडियम नाइट्रेट RbNO3 एंड सीजियम नाइट्रेट। जो हमारा बी कैटेगरी है तो उसमें तो हमको जितने भी नाइट्रेट हमको याद आते हैं सब लिख लेना है। और सी कैटेगरी में आपको पता है क्या लेना है, आपको सिल्वर नाइट्रेट, मरकरी नाइट्रेट और आपको प्लेटिनम एंड गोल्ड के
ठीक है। इसमें आपको जो भी याद आते जाए, लिथियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जो भी आपको याद आता जाए, ठीक है ना, वो आपको सब यहाँ पे रख देना। जिंक नाइट्रेट, क्लियर है, सब रख देना है। तो ये नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो कैसे होगा, तो ये वाला नाइट्रेट, तो NaNO3 डिकम्पोज करा दो भाई, पेन चेंज ले लें। तो सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो ये मेटल नाइट्राइट देगा, NaNO2 देगा एंड ऑक्सीजन गैस देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, हीट करोगे तो ये जो है वो क्या देगा, KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट देगा एंड ऑक्सीजन गैस देगा, क्लियर है। तो ये जो है वो हमारा ऐसा, और ये वाले डिकम्पोज कैसे होंगे, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे, NO2 देंगे एंड ऑक्सीजन देंगे। NO2 जो है वो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर गैस, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। बस इक्वेशन को जो है वो आप बैलेंस कर लीजिए, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। तो बस ऐसी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, NO2 एंड O2, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। और ये वाले नाइट्रेट डिकम्पोज होंगे तो कैसे देंगे, तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, अगर ये डिकम्पोज होगा तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये मेटल देगा, NO2 देगा एंड ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। इक्वेशन को हम बैलेंस जो है वो कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे डिकम्पोजिशन जो है वो हो जाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर सेकंड ए मेटल, तो सेकंड ए मेटल तो आपके लिए क्या क्या होते हैं, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है ना, ये सेकंड ए ग्रुप हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट सल्फेट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये आपका कार्बोनेट बिग साइज का होता है और सल्फेट -2, ये दोनों कैसे होते हैं, बिग साइज के लिए होते हैं। तो बिग साइज के लिए हमें बिग साइज कैटायन चाहिए, ठीक है ना, बिग साइज कैटायन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो भाई अप टू डाउन जाने पे ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यस। तो देखो जरा, ये जो ऑक्साइड होता है O-2, ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना। अब ये स्मॉल है तो निश्चित तौर पे हमें कैटायन भी जो है वो कैसा चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए जो है वो हमें स्मॉल ही चाहिए, राइट। तो इसको स्मॉल कैटायन ही जो है वो स्टेबलाइज कर पाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यस, क्योंकि ऑक्साइड स्मॉल है और कैटायन जो है बिग हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड जो है वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यस, क्योंकि H नेगेटिव ये कैसा है, दैट इज स्मॉल। तो स्मॉल एनायन जो है, तो कैटायन भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैटायन जो है वो आपका स्मॉल होना चाहिए तो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज, ये हाइड्राइड नहीं है, हाइड्रोक्साइड है तो OH नेगेटिव, ठीक है, स्मॉल होता है ये भी, ठीक है। हाइड्रोक्साइड इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यस। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो जरा, स्मॉल कैटायन स्मॉल हाइड्रोक्साइड को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होने देगा क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर बिग कैटायन हो तो वो ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे कि आपका जो है वो ठीक है, जैसे कि आपका जो है वो सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट,
तो बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट में केवल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो सॉलिड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में देख लो, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 40 इलेक्ट्रॉन्स होगा टोटल, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन में 8 × 2 और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना 16 में से 1 गया तो 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 × 2, ठीक है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और नाइट्रोजन मतलब 7 × 2, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो द आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन का बस एक ही आंसर है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इसके साथ में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा, तो पैरामैग्नेटिक के लिए अगर कोई स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है तो एक ही कंडीशन है, ठीक है, तो दोज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए अगर वो पैरामैग्नेटिक है। तो देख लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन कितना है, 8 दूनी 16 1 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें नाइट्रोजन 7 और ये 6 और ये -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो देखो भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स तो पैरामैग्नेटिक नहीं होता, ये डायामैग्नेटिक होता है, राइट। आपका 17 इलेक्ट्रॉन अगर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेट होता ही होता है, राइट। तो पैरामैग्नेटिक दोज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 100% पैरामैग्नेट होगा ही होगा, उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा ही आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर इन फ्रैक्शन। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में कहाँ पे नज़र आएगा, तो आपको ये देखना है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में जो है वो कहाँ पे नज़र आता है, तो देखो ज़रा, ऑक्सीजन में तो 2 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होता है, 2 होता है। HEH, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हीलियम के पास एक ही लोन पेयर है और H पॉजिटिव के साथ ये जो है वो बॉन्ड बना लेगा, तो ये एक ही बॉन्ड बनेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है ना। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन देखो और ऑक्सीजन देखो, ठीक है। कार्बन ये बॉन्ड बना लिया, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर के साथ इसको बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। अब CN में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो CN जो है वो कितना होता है, 6 और 7 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके हो जाएंगे। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो 13 इलेक्ट्रॉन्स में फिर आपका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसके लिए देखो हम कैसे भरते हैं, ठीक है। आपका आंसर तो ये हो जाएगा। और कैसे भरते हैं, तो देखो CN 13 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, ठीक है, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, ठीक है ना। फिर पाई 2px, पाई 2p
वाई, ठीक है, सिग्मा 2p z, ठीक है, फिर पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2p z। ये कब होता है? जब z जो है वो 7 से जो है वो कम होता है, ठीक है, और 13 इलेक्ट्रॉन्स या 13 से कम, 13 या 13 से कम, 13 इलेक्ट्रॉन्स या 13 से जो है वो कैसा हो, कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो, तो ये कन्फिग्रेशन जो है वो आपका आता है। तो अभी कितने भर गए भाई? यहाँ तक 8 भर गए, 9, 10, 11, 12 और एक 13, ठीक है ना। तो अब बॉन्ड ऑर्डर देख लो जरा, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज NB माइनस Na/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें स्टार लगा हुआ है, तो स्टार, सॉरी, बॉन्डिंग मतलब जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, तो कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो है बॉन्डिंग NB। और Na कितने हैं जिसमें स्टार लगा हुआ है? तो देखो ज़रा स्टार वाले, ये 2, 2 4 और एक 5, तो 8 माइनस 5/2 मतलब 3/2 दैट इज़ 1.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में है, ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका कितना होगा? दैट इज़ 3। आ रही बात समझ में? ओके, तो आंसर आपका आ चुका है। आगे देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इन C2+ इज। तो C2+ इज मतलब 6 दूनी 12 और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें? C2+ में, ठीक है ना। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 13 या 13 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन से कम का बॉन्ड ये ऑर्डर होता है, एनर्जी लेवल होता है एक्चुअली में, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल ये होता है, ठीक है ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर NB कितना होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये 2, ये 2 4, ठीक है, और 2 6 और एक 7। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 हैं। एंटी बॉन्डिंग Na कितना है भाई? 2, 2 4, 4, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर मतलब NB माइनस Na/2। NB कितना है? दैट इज 7 माइनस 4/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5, ठीक है ना। तो ये 1.5 जो है वो आ जाता है, मतलब 3/2 आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट। और आगे देखते हैं, ठीक है। इसको और भी तरीके से हम याद रख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को बड़ी इजीली याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? तो देखो ज़रा, बॉन्ड ऑर्डर को याद रखने का तरीका जो है वो हम आपको बता देते हैं। देखो ये तो आपने लिख ही लिया। अभी देखो बॉन्ड ऑर्डर को याद करने का तरीका क्या होता है। आप देखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। 14 में 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। 14 के बाद हम अभी क्या लगते हैं? इवन लिखते हैं, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 और 18, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? 1। अब बीच वाला ऑड लिख लो, 14 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए इसके बीच का? तो 2.5। 16 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? दैट इज़ 1.5, ठीक है ना। और अभी देखो ज़रा, इधर चले जाओ तो आप 12, ठीक है, 10, ठीक है ना। तो अभी देखो ज़रा, यहाँ पे बॉन्ड, अभी आप इधर पे आ जाओगे तो 13 बॉन्ड, और सॉरी 12 में कितना? 2, 10 में कितना? 1,
तो 13 में कितना हो जाएगा 2.5, इसमें कितना 11 में कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1.5। तो बस ऐसे जो है वो आप बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बता सकते हो तुरंत ही, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ऐसे बता सकते हो, बस 14 को बेस लेके आप जो है बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है कहाँ पर होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने हैं, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितना है, इसमें 8 और 3 11, एक चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसमें कितना है, इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, ठीक है ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर होगा, तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन तो इधर पे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भी हैं, और तो फिर ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पर हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो ज़रा, देखो ज़रा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है ना। अभी देखो ज़रा, 10 इलेक्ट्रॉन भरो, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 और 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 10 में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यार यहाँ भी है 8 और 2 10, और यहाँ पे भी है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, क्लियर है। तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे आपने, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको दिखाई देंगे, राइट। तो ये हमारा जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1012 जो है वो हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।